हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप जैसे कि देख रहे हो, आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो जिसका नाम है रामकृष्णा फोर्जिंग। एंड ये स्टॉक मिड कैप स्टॉक्स में है, तो हम इसके बारे में टेक्निकल भी देखेंगे और इसका फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस रीड करेंगे इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके। तो हम पहले चार्ट से स्टार्ट करते हैं। हम टेक्निकल्स पहले देख लेते हैं, टेक्निकल में मतलब कैसा लगता है ये स्टॉक। ओके, आप स्टॉक देख रहे हो, ये स्टॉक कंप्लीटली स्टेज टू अप ट्रेंड में है। प्राइस सपोर्ट ले रहा है जो प्रीवियस सपोर्ट बनाया है सितंबर का 2023 में, एंड अक्टूबर का 2023 में, उसमें आके अभी सपोर्ट ले रहा है। तो इस वजह से मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये प्राइस मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एंड हम लोग वीकली में जाएंगे, तो वीकली में जाके अगर हम 50 EMA को अगर इनेबल करेंगे, तो अभी आप 50 EMA में देखोगे कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है 50 EMA में आके। ओके, तो 50 EMA को अभी तक ब्रेक नहीं करा, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। एंड साथ में यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है। ओके, एक प्राइस सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है 600 पे, और एक 50 EMA का सपोर्ट मिल रहा है। तो इस वजह से मतलब ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। टेक्निकली तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं कि फंडामेंटली कैसे लग रहा है। चलिए, तो फंडामेंटली स्टडी करने के लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट पे जाते हैं। उस वेबसाइट पे जाके देखते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल्स रीड करेंगे, इसका क्वार्टर रिजल्ट एंड बैलेंस शीट वगैरह सब रीड करेंगे, सब कैश फ्लो रीड करेंगे। तो चलिए हम अभी स्क्रीनर पे जाते हैं। तो स्क्रीनर पे मैं अभी आया हूँ। स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप अभी चल रहा है 11,196। तो ये मिड कैप कैटेगरी में आता है। ओके, तो 5,000 से जो 20,000 के जितने भी कंपनी जितने भी है, वो मिड कैप कैटेगरीज के, एंड 5,000 के नीचे वाले स्टॉक्स सब स्मॉल कैप्स होते हैं। तो अभी करंट इसका TTM पी देखिए 32.6 चल रहा है। तो 32.6 है इसका करंट पी, एंड प्राइस टू सेल्स 2.93। ओके, एंड अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में देखते हैं जाके, जो एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो सेल्स आप देखिए, सेल्स में कैसा इंक्रीज हुआ। यहाँ से 405 से 434 754, यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ। एंड जो डिप आप लोग जो देख रहे हैं 2020 2021 में जो सेल्स में जो डिप मिला है, वो मतलब एक मतलब कोविड की वजह से, मतलब ये कोविड के इफेक्ट की वजह से ये मतलब ये डिप है सेल्स में। वैसे कुछ भी फंडामेंटली कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था, सिर्फ तो कोविड की वजह से सेल्स में हर कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर कंपनी में सेल्स में डिप मिला है। ओके, तो 2022 में कंपनी रिकवर करके एंड सेल्स आप देखें 2320। एंड इस जो लास्ट जो अभी जो FY23 चल रहा था लास्ट, तो वहाँ पे बनाया उन्होंने 3193। ओके, तो ये ऑल टाइम हाई सेल्स है इनके लिए। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो 64। तो यहाँ पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी थोड़ा हमें डिक्रीज देखने को मिला था, जो कोविड की वजह से सब कुछ मतलब अभी देखोगे फिर से रिकवर करके 2022 में अभी ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑल टाइम हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अभी देखोगे तो 22% चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओके, एंड नेट प्रॉफिट्स आप देखोगे तो देखिए 248, ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है 95 120, एंड यहाँ पे डिप हुआ था कोविड की वजह से, एंड 198 248 अभी चल रहा है। अब और TTM अगर आप सेल्स देखोगे तो जो ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एंड आप EPS भी देखोगे तो कैसा ग्रोथ हुआ EPS में, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो इस वजह से मुझे मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसका कंपाउंडेड सेल्स एंड ग्रोथ देखते हैं। तो आप कंपाउंडेड सेल्स एंड ग्रोथ देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स है इसका 16%, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 21%। एंड लास्ट 3 ईयर्स में देखोगे तो इसका सेल्स ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। 3 ईयर्स का आप सेल्स देखोगे तो 38%, एंड 3 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो आप 192% है। ओके, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा अच्छा खासा है। 5 ईयर्स का 13%, एंड 3 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, लास्ट ईयर 21% है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। तो अब ROC भी देखो तो 18.5%, वो बराबर है। हमें मतलब 15 या 17% के ऊपर अगर ROC रहता है तो वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है। तो मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट क्या हो रहा है अभी। बैलेंस शीट्स में अभी बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मैनेजमेंट का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। मैनेजमेंट 2 साल में डेट फ्री होने का मतलब वो लोग एक टारगेट बनाया है कि 2 साल में मैनेजमेंट डेट फ्री बन जाएगा, कंपनी डेट फ्री बन जाएगा। ओके, एंड अभी कैश फ्लो में जाते तो कैश फ्लो में आप देखोगे तो यस ऑल टाइम हाई पे रिकॉर्ड लेवल कैश फ्लो है 745 करोड़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तो ये बहुत अच्छा है। एंड अभी आप इन्वेस्टर्स में जाओगे तो क्या हुआ, यहाँ पे तो प्रोमोटर सेलिंग दिखा रहा है, प्रोमोटर का सेलिंग को एफ आई खरीद रहा है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है वो 23.59%। देखिए आप यहाँ पे देखिए तो ट्रेंड देखिए 14%, 14.80%, 16.34%, 18%, अभी जो इस क्वार्टर है तो 23.59%। ओके, तो यहाँ पे कैसे अभी एनुअल ट्रेंड में भी देखोगे तो आप इसका 43.59%, बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। एफ आई बहुत स्पीड से स्टैक ले रहा है। एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग वो घट रहा है, 34 से 29 हो गया। तो ये सही चल रहा है। जो 2029 का 2020 का मार्च का जितना जितना लेवल में था उतना लेवल पे अभी आ रहा है, घट के आ रहा है। तो इस वजह से ये स्टॉक मतलब फंडामेंटली तो सही है, फंडामेंटली हम लोग सही है। इसमें अभी इंसाइडर ट्रेड्स भी देख लेते हैं इसमें। हाँ, इंसाइडर ट्रेड्स में देखोगे तो जो मैं आप लोगों को जो फरवरी के 2020 जो हम लोग का 2024 में अभी 2024 चल रहा है उसका इंसाइडर ट्रेडिंग देंगे तो देखोगे तो आप तो रिधि पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड जो प्रोमोटर का कंपनी है उनसे वो लोग खरीद रहे हैं 14,559 क्वांटिटीज खरीदे, 702 कॉस्ट में, एवरेज प्राइस में खरीदे। और यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक 2 डेज पहले खरीदा था, 15 या 14 मार्च को आई थिंक खरीदा था। इस मार्च मंथ में खरीदा था उन्होंने, 30,000 शेयर्स एक्वायर करा, 630 पे खरीदा एक्वायर करा। एंड दिसंबर में ये चल रहा है तो मतलब कंटिन्यूअसली एक्वायर कर रहे हैं। तो अभी मतलब जो दिसंबर में भी खरीदा 5,775 खरीदा, अक्टूबर में भी खरीदा, अभी मतलब वो लोग स्टैक इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस वजह से तो ये स्टॉक फंडामेंटली तो सही है। अभी हम लोग इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके देखेंगे तो ये कंपनी कैसा है क्या नहीं। और इससे कंपनी का हम लोग अभी अगर हम लोग थोड़ा बेसिक अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामकृष्ण फोर्जिंग इज प्राइमरली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट्स एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर इन इंडिया। ओके, तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पे जाते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस ओवरव्यू। तो यहाँ पे देखोगे तो ये फोर्जिंग जो रामकृष्ण फोर्जिंग इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन इंडिया। और उनके पास मतलब 2000 प्लस प्रोडक्ट्स अक्रॉस ऑटो एंड नॉन ऑटो कंपोनेंट्स में है। एंड वो लोग अभी करेंटली 22 कंट्रीज सर्व कर रहे हैं। एंड उनका मतलब ज़्यादातर बिजनेस अभी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में ऐसा चल रहा है। तो क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है और डोमेस्टिक भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी करता है। आई थिंक एक्सपोर्ट उनका है 36 या 39% ऐसा कुछ होगा। तो एक्सपोर्ट करते हैं। एंड उनका अभी करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2,10,000। वो लोग अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो उनका मतलब आई थिंक कुछ ईयर्स में तो इनका कैपेसिटी होगा, टोटल कैपेसिटी होगा 3 लाख के ऊपर होगा। ओके, 1 लाख और कैपेसिटी वो लोग ऐड कर रहे हैं। एंड अभी देखोगे आप यहाँ पे उनका जर्नी है सिंस आईपीओ से कैसा कितना ग्रोथ हुआ, वॉल्यूम कितना ग्रोथ हुआ, सब कुछ है यहाँ पे। सीएजर के हिसाब से 18.4% ग्रोथ हुआ इनका। फोर्जिंग प्रोडक्शन 6,454 था जब आईपीओ, जब उन्होंने कंपनी जब आईपीओ लेके आया था शेयर मार्केट में, तब इतना उनका प्रोडक्शन इतना 6,456 मेट्रिक टन। एंड अभी अभी प्रेजेंट जो 9 मंथ FY24 का अभी आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्जिंग प्रोडक्शन करेंटली है अभी 1,39,034। ओके, एंड रेवेन्यू आप देखोगे तो रेवेन्यू डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट 3,000 था जब उन्होंने आईपीओ लाया था, अभी इनका रेवेन्यू है 2,60,344 लैक्स। ओके, एंड आप पेड भी देखो तो 148 से 223,877। तो आप सीजर के हिसाब से देखो 30% ग्रोथ हुआ पेड 2004 से, कंसिस्टेंटली वो लोग ग्रो करते जा रहे हैं। ओके, एंड 29 एविटा ग्रोथ हुआ 29.8%। तो फंडामेंटली बहुत सही है ये कंपनी, फंडामेंटली अब देखा जाए तो अब बहुत सही है ये कंपनी। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब समझाने के फंडामेंटल एनालिसिस क्या कर रहा है, कैसे करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करो सेल करो। तो ये वीडियो में सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और आप लोग इससे देखिए आप, ताकि आप लोग सीख सके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसा करना चाहिए एक कंपनी में और कैसा रीड करना चाहिए कंपनीज को। ओके, तो अभी देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। यहाँ पे मिस्टर महावीर प्रसाद
जलान डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नरेश जलान मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो ये लोग सब डायरेक्टर्स है कंपनी के, जो कंपनी चला रहे हैं। तो ओके, एंड उनका अभी प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, उनका कहाँ कहाँ पे उनका मतलब प्रेजेंस है, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर जमशेदपुर एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो इन जगह पे भी प्रेजेंस है अभी उनका। तो तो और देखते हैं 5 साल में उनका मतलब क्या क्या उन्होंने क्या क्या ग्रोथ करा, क्या करा, मतलब अभी मतलब कंपनी क्या है, मतलब एक प्रोडक्ट पे वो लोग भैया सिंगल क्लाइंट पे मतलब वो लोग डिपेंडेंट नहीं है, वो लोग अपने बिजनेस को डी रिस्किंग कर रहे हैं। ओके, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च 35 था 2019 में, अब 2023 में हुआ 51। अब पहले 2019 में उनका जियोग्राफीज प्रेजेंट था 15, अभी हुआ फिलहाल अब उनका प्रेजेंटली चल रहा है 22 चल रहा है। एंड टोटल कस्टमर 153 से 218 ग्रोथ हुआ 2019 से 2023 तक। ओके, एंड आप टोटल फैब्रिकेशन प्रोडक्ट देखो तो पहले 0 था, अभी 8 हुआ उनका। तो मतलब कस्टमर का कंसंट्रेशन डे कैम प्रोडक्ट लॉन्च, वो लोग मतलब अपने बिजनेस को डिस्किंग करें, वो सही है, सबसे बहुत अच्छा बात है, वो लोग डिस्किंग करें अपने बिजनेस को। एंड और आपको दिखाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू एंड आपको डोमेस्टिक ऑटो उनका रेवेन्यू बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, रेवेन्यू कहाँ से कितना कितना कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो डोमेस्टिक उनका मतलब ज़्यादातर मतलब बिजनेस है उनका ऑटो रिलेटेड। ओके, ऑटो मतलब ऑटो रिलेटेड उनका बिजनेस है। तो डोमेस्टिक ऑटो से उनको मिल रहा है 41.5, एंड एक्सपोर्ट से 36% उनको मिल रहा है। रेलवेज अभी बहुत कम है, रेलवेज से उनका मतलब जो कंट्रीब्यूशन अभी मिल रहा है वो 3.3% है, लेकिन मैनेजमेंट का हिसाब से वो लोग नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो लोग अपना रेवेन्यू डबल करना चाहते हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में। ओके, तो और एक ये बात एक सही है। तो उनका ऑटोमोटिव कैटेगरीज उनका क्या क्या प्रोडक्ट्स है, सपोज ये सब प्रोडक्ट्स है उनका, वो लोग का प्रोडक्ट्स है रामकृष्णा फोर्जिंग्स का। एंड आप मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ग्रोइंग बाय रेवेन्यू बाय जियोग्राफी, तो उनका मतलब एशिया से उनका 59% एशिया से उनका रेवेन्यू हो रहा है। जियोग्राफी मतलब कहाँ से, मतलब कौन सा कंट्री से कितना मतलब रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है। ओके, ये लोग और नॉर्थ अमेरिका से हो रहा है उनको रेवेन्यू जनरेट 25%, एंड यूरोप से उनको 16%। तो ऐसा ऐसा इतना ग्रोथ हो रहा है। तो ओके, सो और एक्सपोर्ट में हो रहा है 41% है, डोमेस्टिक 59%। डोमेस्टिक से इतना रेवेन्यू कमा रहे हो हम, एक्सपोर्ट से 41% रेवेन्यू कमा रहे हैं। तो ऐसा ग्रोथ वो लोग कर रहे हैं, तो अच्छा बात है। एंड विद कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एक्सपोर्ट, FY21 पे था उनका था 51,792 लैक्स था, अभी उनका हुआ 1,24,513 लैक्स। इतना उनका अभी कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अपना ग्रोथ कर रहे हैं, 55% से ग्रोथ कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ओके, अब इसका इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है, क्या क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं प्रेजेंटेशन पे मैंने देखे रखा है। तो चलिए अभी प्रेजेंटेशन में जाके देखते हैं इसका इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है। इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स। ओके, तो फोर्जिंग इंडस्ट्री बहुत ही क्रुशियल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, जो इंडिया मतलब with India being a major player, Engineering Export Promotion Council consider forging industry critical driver for export growth के लिए बहुत ही मतलब critical है forging industry, and Indian forging industry will grow by 10 to 15% in the next 7 years। तो ये GDP से भी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होगा, तो ये एक मतलब बहुत अच्छा तगड़ा वाला मतलब ग्रोथ ड्राइवर्स है। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट forging player after China, surpassing Japan and Europe in recent year। जो चाइना अभी सेकंड लार्जेस्ट है, चाइना चाइना फर्स्ट में, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग इंडस्ट्री। ओके, एंड उन्होंने हम लोग इंडिया ने जापान एंड यूरोप को भी क्रॉस कर चुका है इन रिसेंट ईयर्स में। एंड जैसे कि अभी रेलवे बजट में ये भी बोला गया है कि रेलवे 3000 न्यू ट्रेन स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू ट्रेन। तो ताकि वो लोग मतलब 1000 करोड़ पैसेंजर को पर ईयर ट्रेवल करा सके बाय 2027। ओके, तो इस वजह से मतलब फोर्जिंग कंपनी को बहुत ज़्यादा मतलब एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इस सनराइज सेक्टर में मतलब। तो इस वजह से मतलब मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मतलब और आप जैसे ही देखोगे
अभी वो लोग मतलब रेलवे का जो फोर्स व्हील्स बना रहे हैं, चेन्नई पे बना रहे हैं, तो इस वजह से मतलब उनको एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि फ्यूचर में जाके। एंड इन रेलवे नीड्स अबाउट 3,80,000 व्हील्स ईयरली फॉर न्यू एंड रिप्लेसमेंट पर्पस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एवरी 4.5 ईयर्स। तो इस वजह से मतलब ये इनका आउटलुक बहुत ही अच्छा आउटलुक है, मुझे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आउटलुक लग रहा है। इंडिया फेसेस शॉर्टेज ऑफ 1,05,000 रेलवे व्हील्स एनुअली। तो हम लोग का इंडिया को, अभी मैंने पहले भी बोला था जैसे कि अभी इंपोर्ट्स पे मतलब रिलाई करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, तो बोला सर गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, ताकि मेक इन इंडिया के हिसाब से आप लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो। तो इस वजह से मतलब ये तो रेलवे व्हील्स के लिए मतलब रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा उनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। रेलवे विल रिप्लेस मोर देन 50,000 कन्वेंशनल कोचेस बाय FY टू by 2025 and 2030 with LHB coaches. A rating agency expects CV sales to grow at a rate of 14 to 19% over the coming few years. Okay, तो ये एक अच्छा बात है। तो क्योंकि उन लोग का मतलब मेजर बिजनेस डिपेंडेंस होता है सीवी पे डिपेंड होता है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है उन पे डिपेंड होता है। सीवी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड हम लोग का रेलवे मिनिस्टर उन्होंने बोला कि इंडिया सेट टू बिकम एक्सपोर्ट ऑफ पोस्ट विल यूज्ड इन रेलवेज। तो इस वजह से मतलब ये आउटलुक मतलब कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा आउटलुक बन रहा है फ्यूचर में। और प्रेजेंट भी बहुत ही अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, मुझे इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मतलब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ एंड टेक्निकल, पहले मैं टेक्निकल देखता हूँ, बाद में मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, ताकि दोनों सिंक होना चाहिए। ओके, सिर्फ टेक्निकल देख के आप बैट नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल में ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कोई ऑपरेटर स्टॉक ऊपर लेके चला गया, बाद में वो स्टॉक गिर गया, ओके, किसी रीजन की वजह से गिर गया। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि टेक्निकल भी सही हो, साथ में फंडामेंटल भी सही हो। अगर दोनों सही है तो वो स्टॉक बहुत बड़ा विनर बन सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरे, प्राइस कंसोलिडेट करे मार्केट की वजह से, क्योंकि शॉर्ट टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है शॉर्ट टाइम में। लेकिन लॉन्ग टाइम में फंडामेंटली काम आता है। अगर फंडामेंटल सही है तो प्राइस अगर नीचे भी गिरा तो फंडामेंटल की वजह से प्राइस बाउंस कर जाएगा। ओके, तो इस वजह से मतलब फंडामेंटल पे आपको देखना चाहिए एंड टेक्निकल भी देखना चाहिए। और मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि इस वीडियो का पर्पस है आपको सिखाना कैसे मैं स्टॉक को कैसे मैं एनालाइज करता हूँ, स्टॉक को मतलब मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए कि मैंने आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, या मतलब आप सिर्फ इसमें आप जैसे कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आप उसको समझो, मेरा थॉट प्रोसेस को समझो, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे मैं स्टॉक को मैं ढूंढता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।